नमस्कार दोस्तों, आज की जनरेशन यानी जेन जी, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, ये कुछ बन नहीं पाएगी। इसी जेन जी ने नेपाल की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ तक कि आंदोलनकारी इस हद तक पहुँच गए हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के घर पर भी आग लगा दी है। पार्लियामेंट भी आग की लपटों पर घिर चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर निकाल कर आंदोलनकारियों द्वारा जूतों से मारा गया। और इन सब के बीच एक अनफॉर्चुनेट डेथ होती है पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की, जब उनके घर पर आग लगाई गई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि जनता की इस भयंकर गुस्से के पीछे क्या कारण है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स बैन करने की वजह से ये सब देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे के कारण इससे कहीं और ज्यादा गहरे हैं। आइए समझते इसके पीछे के कारण आज की इस वीडियो में। ये बात है 8 सितंबर 2025 की, जब आंदोलन करने के लिए नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। इसमें से ज्यादातर लोग 20 से 25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जैन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई तो किसी ने कॉलेज की। इस आंदोलन को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था। आंदोलनकारी काठमांडू के बीच मौजूद माइतीघर मंडल से पार्लियामेंट तक मार्च कर रहे थे। ये मार्च बिल्कुल नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को तैनात करना पड़ रहा है। फिर पुलिस भी वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। सिर्फ कुछ ही समय में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच क्लैश देखने को मिलता है। कुछ आंदोलनकारी कॉम्प्लेक्स पार्लियामेंट के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर जो पुलिस यहाँ करती है उसे देखकर पूरा देश दंग रह जाता है। देखते ही देखते पुलिस प्रोटेस्ट पर ओपन फायर करना शुरू कर देती है। कम से कम 19 आंदोलनकारी मारे जाते हैं और 400 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर सी बात है, ऐसी तानाशाही को देखकर कोई भी चुप नहीं बैठना चाहेगा। जैसे ही ये खबर जनता में फैलती है, आंदोलन करने के लिए लोग और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सड़कों पर आंदोलन करने वालों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगती है और देखते ही देखते पूरी सड़क लोगों से घिर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन होता फिर भी कुछ नहीं है, बल्कि प्रोटेस्ट और भी बढ़ जाते हैं। काठमांडू के अलावा पोखरा, भरतपुर, विराटनगर और दमक जैसे बड़े शहरों में भी आंदोलन होने लगते हैं। इस आंदोलन होने के पीछे एक कारण जिसकी सबसे ज्यादा बात की गई है, जो कि है नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया जाना। असल में दोस्तों ये एक कारण जरूर है, लेकिन इससे बड़े कई और ज्यादा कारण हैं, जैसे कि करप्शन, सरकार की मिस गवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और भी ऐसे कारण जिनसे जनता परेशान थी। सोशल मीडिया की बात करें तो नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया। नेपाल की सरकार ने कहा था कि ये फेक न्यूज, फ्रॉड और बाकी क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने इस चीज को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी दिए थे, लेकिन 5 सोशल मीडिया ऐप्स को छोड़कर किसी भी बड़े ऐप ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनमें सिर्फ एक ही बड़ा नाम शामिल था, जो कि था चाइना का टिकटॉक। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में सरकार को रजिस्ट्रेशन ना करने वाले सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करने की अनुमति दे दी थी। फिर इसी साल 28 अगस्त की बात है, सरकार सोशल मीडिया ऐप्स को कहती है कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्ट्रेशन कराओ, वरना बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज ऐसा नहीं करती और इसी कारण से सरकार को 26 सोशल मीडिया ऐप्स को देश भर में बैन करना पड़ता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर जैसे लगभग सभी ऐप्स इसमें शामिल थे, सिवाय टिकटॉक के। आंदोलनकारियों का ऐसा कहना है कि सरकार ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो सोशल मीडिया ऐप्स को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज को दबा सके। Extremely, it is against our freedom of speech and they want to control us just like a dictator. सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें सरकारी मंत्रियों के नेपो किड्स की लाइफ स्टाइल को एक्सपोज किया जा रहा था। दरअसल नेपाल की यंग पॉपुलेशन में करप्शन और बेरोजगारी को लेकर बहुत गुस्सा है। यहाँ तक कि बेरोजगारी का पता आप यहाँ से लगा सकते हैं कि नेपाल में हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार है। यहाँ नई जॉब्स बहुत कम क्रिएट हो रही है और लोगों को जॉब्स ढूंढने के लिए दूसरे देश जाना पड़ रहा है। हालात इतने खराब है कि हजारों लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए रसिया यूक्रेन वॉर तक लड़ने के लिए चले गए। फरवरी 2024 तक नेपाल के लगभग 15,000 लोग रशिया मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे। यहाँ इन लोगों को कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। ये लोग पैसों के लिए मरने को भी तैयार थे, क्योंकि इन लोगों को अपने देश में जॉब्स नहीं मिल पाती। रसिया में आएको 2 महिना पूरा भयो लगभग, अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो। अनि
त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। नेपाल से रसिया गए कुछ फाइटर्स का कहना है कि वो बोनस और सैलरी को मिलाकर $4000 पर मंथ कमा लेते हैं, जो नेपाल में 5 लाख रुपए से ज्यादा होता है। इतना काफी ही था कि आग में घी डालने का काम किया नेता और सरकारी मंत्रियों के बच्चों ने। वो लोग सोशल मीडिया पर अपने लग्जरियस लाइफ स्टाइल को शो ऑफ करने लगे। नेताका छोराछोरी र नाति नातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन देखिन्छ। लोगों ने इस शॉप को देखा और लोग आवाज उठाने लगे। #NapoKid ट्रेंड हुआ। इन वीडियोस में बस एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया गया आम लोगों के डेली लाइफ में आने वाली परेशानियों का और नेता लोगों के बच्चों के लग्जरी लाइफ स्टाइल का। टिकटॉक पर भी नेपो किड्स और नेपो बेबी ट्रेंड करने लगा। 9 सितंबर को हुए आंदोलन में भी एक पोस्टर में लिखा था, नेता लोगों के बच्चे गुच्ची की बैग्स लेकर घर लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों यानी कॉफिन में लौटते हैं। ये रशिया और यूक्रेन वॉर में मरने वाले उन नेपालीज की तरफ इशारा था। इससे पहले मार्च के महीने में भी नेपाल में एक आंदोलन हुआ था देश में डेमोक्रेसी को हटाने के लिए। लोगों का कहना था कि शायद नेपाल की रिपब्लिक होने का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, अब उसे दोबारा मोनार्की बना देना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि साल 2008 से पहले नेपाल एक मोनार्की हुआ करता था। उस देश को कोई नेता नहीं बल्कि राजा चलाते थे। नेपाल के आखिरी राजा किंग ज्ञानेंद्र सिंह थे। इनको सत्ता से हटाने के लिए 2 बड़े मूवमेंट्स हुए थे। एक था 2006 का लोकतांत्रिक आंदोलन और दूसरी थी बहुत सालों से चल रही माओइस्ट इंसर्जेंसी। फाइनली 28 मई 2008 को नेपाल में मोनार्की खत्म हुई और नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तब से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं और इन 17 साल में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। कभी KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते हैं तो कभी पुष्प कमल दाहाल तो कभी शेर बहादुर देउवा। इन्हीं 3-4 नेताओं के बीच गठबंधन बनते और कुछ ही महीनों में टूट जाते। नेताओं की हालत देखी जाए तो नेपाल के नेता और सरकारी मंत्रियों पर कुछ न कुछ आरोप लगे हुए हैं। और तो और नेपाल के करंट प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली पर भी एक केस दर्ज है। दिक्कत यह है कि नेपाल में एक नियम है, इस नियम के दौरान किसी भी नेता पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता। अब इमेजिन करो दोस्तों, इस इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेपोटिज्म के बीच अचानक सरकार सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दे तो पब्लिक का गुस्सा पहले से ही टॉप पॉइंट पर था और जैसे ही ये खबर लोगों ने सुनी तो उनका गुस्सा पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गया। सोशल मीडिया बैन होने का इफेक्ट कई नेपाली फैमिलीज को भी पड़ा, क्योंकि 70 लाख से ज्यादा नेपाली लोग पढ़ाई और काम के लिए दूसरे देशों में रहते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया एकमात्र उनके बात करने का सहारा होता था। आपके हिसाब से क्या नेपाल के लीडर फिर से कोई राजा होने चाहिए या फिर कोई ऐसे नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए जो नेपाल की जनता की मांग पूरी करे और नेपाल को एक न्यू नेपाल बनाए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी नॉलेज भरी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।